आप सब होश में तो हैं? वो मेरी गोद में खेलकर बड़ी हुई है। शादी और विदाई तो दूर की बात, मैं अमेरिका वापस जाने से पहले ये रिश्ता जड़ से खत्म करके जाऊंगा। आर्यन गुस्से से तिलमिलाता हुआ लाउंज से निकला और हवेली की छत पर जा पहुंचा। 10 साल पहले वो यहाँ छुपन छुपाई खेलने आता था, मगर आज जब वो हाथ में सुलगती सिगरेट लिए वहां पहुंचा तो उसकी नज़र अनु पर पड़ी। वो बारिश में भीगने के बाद धूप में अपने बाल सुखा रही थी। सफ़ेद रंग की शॉर्ट कुर्ती उसके भीगे बदन पर साफ नजर आ रही थी, जिसे देखकर आर्यन की धड़कनें बेकाबू होने लगीं। उसकी नज़ाकत को देखकर आर्यन ने एक ठंडी आह भरी और खुद पर मुश्किल से काबू पाते हुए अपने कमरे की तरफ मुड़ गया। दोपहर की हल्की धूप आंगन की हरी घास पर फैल रही थी। अनु के बाल ढीले ढाले बंधे थे। वो हंसते हुए कबीर को चिढ़ा रही थी। देखना कबीर, इस बार पक्का गोल करके दिखाऊंगी। बहुत उड़ रहे हो ना तुम। अगर इस बार तुम्हें नहीं हराया तो मेरा नाम भी अनुष्का नहीं। कबीर ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ कमर पर रखे और उसे चुनौती भरी नज़रों से देखा। बस बस बातें बनवा लो तुमसे। न पहले कुछ कर पाई हो न अब कर पाओगी। पहले गेंद को ठीक से मारना सीखो, फिर बड़े दावे करना। अनु ने उसे चिढ़ाने के लिए जीभ निकाली और पूरे जोर से फुटबॉल को किक मारी। गेंद हवा में तेजी से उड़ी और दोनों की नजरें उसका पीछा करने लगीं, मगर अगले ही पल जैसे वक्त थम गया। गेट से अंदर आते आर्यन के चेहरे के बिल्कुल पास से वो गेंद सनसनाती हुई गुजर गई। आर्यन ने वक्त रहते एक कदम पीछे हटकर खुद को बचा लिया। गेंद उसके कंधे को छूती हुई जमीन पर जा गिरी। अनु और कबीर के मुंह से एक साथ दबी हुई चीख निकली। दोनों ने घबराकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। आंगन का माहौल एकदम भारी हो गया। डर के मारे दोनों की जान निकली जा रही थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि सामने खड़ा शख्स जब गुस्से में होता है तो क्या कर सकता है। चौकीदार अपनी जगह जड़ हो गया। माली काका ने भी पौधों को पानी देना रोक दिया। आर्यन ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में वही पुरानी सख्ती थी जिससे सब कांप उठते थे। लंबा कद, गठीला बदन और रौबदार शख्सियत। उसे देखकर किसी राजकुमार का गुमान होता था, लेकिन इस वक्त वो किसी गुस्से से भरे शिकारी से कम नहीं लग रहा था। उसकी नज़रें सीधी अनु पर जा टिकीं। अनु का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अचानक एहसास हुआ कि ना उसके सिर पर दुपट्टा है और ना ही उसका हुलिया ठीक है। वो बेख्तियार एक कदम पीछे हटी, मगर आर्यन लंबे डग भरता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। दोनों ही मन भगवान को याद करने लगे थे। आर्यन ने अपनी गहरी नज़रें उस पर जमाईं और गरजती आवाज़ में बोला, ये किस हालत में खड़ी हो तुम? अनु ने नज़रें झुका लीं। उसके हाथ कांपने लगे थे। आर्यन ने और सख्ती से कहा, तुम्हें किसी चीज़ का होश नहीं है? किस तरह घूम रही हो यहाँ? क्या अब भी छोटी बच्ची हो तुम? वो उसकी कुर्ती के बड़े गले की तरफ इशारा करते हुए बोला। कबीर को भी अब बुरा लगने लगा था। वो जानता था कि अनु को ये बातें कितनी चुभती हैं। आर्यन रुका नहीं। 20 साल की जवान लड़की हो और एक लड़के के साथ यूं खेल रही हो जैसे अभी तक बचपन से बाहर ही नहीं आई हो। उसने गर्दन मोड़कर गेट की तरफ इशारा किया। बाहर गार्ड खड़ा है, चौकीदार है, माली काका यहाँ हैं। तुम्हें अपनी मर्यादा का कुछ ख्याल है या नहीं? उसका बस नहीं चल रहा था कि अनु को एक जोरदार थप्पड़ मार दे, मगर उसने खुद पर काबू रखा हुआ था। अनु के गले में जैसे शब्द अटक गए थे। उसने हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, आर्यन भैया, आई एम सॉरी। मुझे माफ़ कर दीजिए, अब से मैं ध्यान रखूंगी। उसका भैया कहना जैसे आर्यन के लिए आग में घी डालने जैसा था। उसकी भौहें और तन गईं। वो दहाड़ कर बोला, दुपट्टा लो अपना। कहाँ है तुम्हारा दुपट्टा? उसके लहजे में आग थी। अनु ने घबराकर कुर्सी की तरफ इशारा किया जहां उसका दुपट्टा रखा था। पहनो इसे अभी, वरना मैं खुद पहनाऊंगा तुम्हें अच्छे तरीके से। आर्यन ने सख्ती से हुक्म दिया। अनु तुरंत आगे बढ़ी, दुपट्टा उठाया और जल्दी से गले में डाल लिया। आर्यन ने उसे एक पल के लिए सिर से पांव तक देखा,
फिर उसका रुख कबीर की तरफ हुआ। कबीर जो अब तक बुत बना खड़ा था, आर्यन की नज़र पड़ते ही सीधा हो गया। और तुम्हारा यही काम रह गया है? इसके साथ उछलते कूदते फिरना? 20 साल के हो चुके हो लेकिन अक्ल नाम की कोई चीज नहीं है। कोई काम धंधा नहीं है क्या? बस यही सब करते रहोगे? कबीर ने हिचकिचाते हुए कहा। भैया, अभी तो मैं पढ़ रहा हूं, काम क्यों करूंगा? आर्यन ने तंज भरी हंसी के साथ सिर हिलाया। तुम्हारी उम्र में मैं काम भी करता था और पढ़ाई भी, लेकिन तुम्हें इन फालतू कामों से फुर्सत मिले तो कुछ और सोचो ना। उसके अल्फाज कबीर के दिल पर तीर की तरह लग रहे थे। कबीर का चेहरा शर्म से लाल हो गया, मगर वो खामोश रहा। आर्यन ने दोबारा अनु की तरफ देखा। उसकी नज़रों में गुस्सा और नाराजगी अब भी बरकरार थी। अंदर जाओ। वहां खड़ी तमाशा क्या देख रही हो? अभी के अभी अंदर जाओ और अब मुझे दोबारा बिना दुपट्टे के नजर मत आना। आर्यन की आवाज में किसी राजा जैसा हुक्म था। अनु ने फौरन दबे पांव जी कहा और पलटकर तेजी से घर की तरफ भाग गई। मार्बल के फर्श पर उसके पैरों की आहट अंदर तक गूंजती सुनाई दे रही थी। उसके जाने के बाद आर्यन ने कबीर को एक खौफनाक नज़र से घूरा, जिस पर कबीर ने तुरंत हाथ खड़े कर दिए और बोला, भैया मैं भी जा रहा हूँ, मम्मी का फ़ोन आया है, वो बुला रही हैं। यह कहकर वो भी एक पल नहीं रुका और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। उन दोनों के जाने के बाद आर्यन ने एक गहरी सांस ली और खुद भी अंदर की तरफ बढ़ गया। आंगन में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। हवा पहले जैसी ही चल रही थी, मगर माहौल का तनाव अब भी कायम था। दूसरी तरफ किचन में खड़े मसालों और तली हुई प्याज की खुशबू फैली हुई थी। चूल्हे पर एक तरफ कढ़ाई में सब्जी धीमी आंच पर पक रही थी और दूसरी तरफ सविता जी, आर्यन की माँ, आटे की लोइयां बना रही थीं। घर में नौकर चाकर बहुत थे, मगर खाना वो दोनों दीवानियां, सविता जी और शारदा जी, अपने हाथ से ही बनाती थीं। वो किसी नौकर को चूल्हे के पास फटकने नहीं देती थीं। शारदा जी, अनु की माँ, सब्जी काटते हुए बीच बीच में चम्मच चलाकर सब्जी चेक कर लेती थीं। इसी दौरान अनु तेज कदमों से अंदर आई। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी और गुस्से से उसके गाल लाल हो रहे थे। आते ही उसने मुंह बनाया और ऊंची आवाज में बोली, बड़ी माँ, आप अपने बेटे को समझा लीजिए, अब बहुत हो गया है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, 20 साल की जवान लड़की हूँ। मेरे भी कुछ अरमान हैं, मेरी भी अपनी जिंदगी है। हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं और ज़रा सा कुछ उल्टा सीधा देख लें तो ऐसे डांटते हैं जैसे मैं 5 साल की छोटी अनु हूँ। सविता जी ने हाथ रोककर उसे देखा, मगर उससे पहले कि वो कुछ कहती, अनु बोलती चली गई। हर छोटी बात पर मुझे टोकते रहते हैं। जब से अमेरिका से आए हैं, पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। पहले तो ऐसे नहीं थे, अब तो इनका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया है। इनकी उम्र निकल गई है तो हम क्या करें? मेरी और कबीर की तो यही उम्र है ना, हंसी मजाक करने की, जिंदगी एंजॉय करने की। मगर नहीं, इन्हें हर बात में दिक्कत है। शारदा जी ने चाकू रखते हुए गंभीरता से पूछा, अब क्या कर दिया आर्यन ने? कल ही तो उसे समझाया था कि अब तुम्हें ना डांटे, फिर से डांटा क्या? अनु ने झुंझलाकर अपना दुपट्टा ठीक किया जो अभी भी कंधे से ढलका हुआ था। हाँ, छोटी छोटी बातों पर डांट रहे हैं। अब मैंने दुपट्टा नहीं ओढ़ा था तो उस बात पर इतना सुना दिया कि बस। सारे नौकर देख रहे थे और मुंह दबाकर हंस रहे थे कि कैसे अनु बेटी की क्लास लग रही है। पूरे घर पर राज करने वाली अब इनके सामने सिर नहीं उठा पा रही। और तो और, कबीर को भी खूब सुनाया, उसे बेरोजगारी का ताना तक दे दिया। ये क्या तरीका है? बुआ को पता चलेगा तो वो कितना बुरा मानेंगी कि उनके बेटे को ऐसी बातें सुनाई गई हैं। वो यहाँ मेहमान हैं, पर आपके बेटे को बिल्कुल लिहाज नहीं है। जो मुंह में आता है बोलते चले जाते हैं। हमें भी अपना नौकर समझ रखा है क्या? शारदा जी के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर उन्होंने खुद को संभाला। सविता जी ने प्यार से उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाई और बोली, तो तुम्हें भी तो चाहिए ना? अगर आर्यन मना कर रहा है बिना दुपट्टे के घूमने से, तो पहन कर रखा करो। दुपट्टा पहन लेने से कोई कयामत तो नहीं आ जाएगी? और अच्छी बात है, वो तुम्हारी मर्यादा और हिफाजत के लिए ही बोल रहा है।
रही बात तुम्हारी बुआ की, तो वो बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगी। आर्यन उनकी आंखों का तारा है, और अगर कबीर को कुछ कह दिया तो क्या हुआ? बड़ा भाई है, बोल सकता है। अनु ने तुरंत मुंह बनाया और नाराजगी से बोली, पहले तो ऐसे नहीं थे, हर वक्त छोटी छोटी बातों पर आंखें दिखाते रहते हैं। जब से आए हैं बिल्कुल बदल गए हैं। आप समझा लीजिए अपने लाडले को, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके लहजे में जिद भी थी और एक अजीब सी बेबसी भी। शारदा जी अब खुलकर मुस्कुराने लगीं। उन्होंने थोड़ी शरारत से आंखें सिकोड़ते हुए कहा, वो देखो, पीछे आर्यन खड़ा है। यह सुनते ही अनु का दिल जैसे उछलकर गले में आ गया। एक पल के लिए उसका पूरा शरीर कांप उठा। वो एक झटके से पलटी। उसकी आंखों में एक लम्हे को डर और घबराहट दोनों थे, मगर पीछे कोई नहीं था। चंद सेकंड की खामोशी के बाद जब उसे हकीकत का एहसास हुआ तो उसने तीखी नज़रों से दोनों को देखा। सीता जी और शारदा जी बेख्तियार हंस पड़ी। किचन उनके कहकहों से गूंज उठा था। अनु ने खिफकी से पैर पटका। बहुत मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को, उसने चिढ़कर कहा, मगर उसके चेहरे पर हल्की सी लाली और शर्मिंदगी भी आ गई थी। शारदा जी ने हंसते हुए कहा, इतना डर क्यों लगता है तुम्हें? अगर कुछ गलत नहीं करती तो इतना घबराती क्यों हो? अनु ने फ़ौरन जवाब दिया, मैं डरती वरती नहीं हूँ, बस फजूल की बातें सुनना नहीं चाहती। सीता जी ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, बस उसका तरीका थोड़ा सख्त है। अनु ने फ़ौरन बात काट दी, सख्त नहीं, बहुत ज़्यादा कठोर है। हर वक्त जैसे मुझे सुधारने का ठेका ले रखा है उन्होंने। शारदा जी ने कढ़ाई में चम्मच चलाते हुए कहा, अच्छा बाबा, ठीक है, हम समझा देंगे उसे, तुम इतना गुस्सा मत किया करो। अनु ने होंठ भींचते हुए कहा, मैं बता रही हूँ, मैं बड़े पापा से शिकायत कर दूंगी उनकी, फिर जब वो क्लास लगाएंगे ना तो मुझे कुछ ना बोले। उसके लहजे में धमकी भी दी और बचपना भी। स्वीता जी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, ज़रूर कर देना शिकायत। अनु ने एक आखिरी बार दोनों को घूरा, दुपट्टा ज़रा ज़ोर से संभाला और पैर पटकती किचन से बाहर निकल गई। उसके जाते ही दोनों माएँ एक दूसरे को देखकर फिर हंस पड़ी। शारदा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बच्ची है अभी भी। स्वीता जी ने सर हिलाते हुए एक आह भरी, मगर होंठों पर मुस्कुराहट कायम रही। पूरा दिन मामूल के मुताबिक बीत गया। रात की खामोशी में ड्राइंग रूम की मध्यम पीली रोशनी एक संजीदा सा माहौल बना रही थी। शीशे की मेज़ पर चाय के कप रखे थे, जिनसे अब भाप उड़ना बंद हो चुकी थी। स्वीता जी एक तरफ गंभीर होकर बैठी थी। शारदा जी के चेहरे पर हल्की सी फिक्र थी। सिकंदर साहब बिल्कुल सीधे होकर बैठे थे, जैसे किसी अहम फैसले के लिए तैयार हों, और नईम साहब खामोशी से सबका जायज़ा ले रहे थे। उसी दौरान दरवाज़ा खुला और आर्यन अंदर आया। उसने सब पर एक नज़र डाली और शाइस्तगी से कहा, प्रणाम। सब ने जवाब दिया। वो आकर सोफे पर बैठ गया। उन चारों को एक साथ देखकर उसे अंदाज़ा हो चुका था कि बात काफ़ी गहरी है, लेकिन उसने अपना एतमाद कम नहीं होने दिया और सीधा सिकंदर साहब की तरफ देखते हुए बोला, जी पापा, आपने मुझे बुलाया? सब ठीक तो है? दरअसल मुझे थोड़ा काम निपटाना है, अच्छा होगा अगर आप जल्दी मुकम्मल कर लें। उसके लहजे में जो वक़ार था वहाँ बैठी स्वीता जी को एक बार फिर मुतासिर कर गया। सिकंदर साहब ने चंद लम्हे उसे गौर से देखा, फिर सीधे अंदाज में बोले, क्या इरादा है तुम्हारा वापसी का? अमेरिका दोबारा जाओगे? आर्यन ने बगैर रुके जवाब दिया, जाहिर सी बात है पापा, वहाँ जाना तो पड़ेगा। आखिर मेरा पूरा बिजनेस वहीं है, सब कुछ वहीं सेट है। मैं यहाँ बस छुट्टी मनाने और कुछ बिजनेस डील्स फाइनल करने आया हूँ। मेरा यहाँ रहने का कोई इरादा नहीं है। ये बात आप जानते हैं, वहाँ का लाइफस्टाइल मुझे ज़्यादा सूट करता है। उसके लहजे में यकीन था, मगर सिकंदर साहब के चेहरे की सख्ती बरकरार रही। वो बोले, तो अब शादी करके अपनी दुल्हन साथ लेकर जाओ। इस तरह मैं तुम्हें अकेला जाने नहीं दूंगा। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ होगी तो हमें तसल्ली रहेगी कि कोई तुम्हारा ख्याल रखने वाला है। हर वक्त तुम्हारी माँ की जान हलक में अटकी रहती है कि मेरा बेटा वहाँ क्या खा रहा होगा, कैसे रह रहा होगा, और तुम भी वहाँ जाकर हमें भूल जाते हो। हफ्ते भर बाद फ़ोन करके बस इतना बताते हो कि तुम ठीक हो। कम से कम तुम्हारी पत्नी साथ होगी तो हमें इसके ज़रिए खबर मिलती रहेगी।
तुम्हारी नज़र में ये बातें फजूल होंगी, पर तुम नहीं जानते माँ बाप के लिए अपनी औलाद की फ़िक्र क्या होती है। आर्यन ने चौंक कर उन्हें देखा। उसके चेहरे पर बेजारी आई। वो बाकी बातें नज़रअंदाज कर गया और कटे फटे लहजे में बोला, इसमें शादी का जिक्र कहाँ से आ गया, और कौन सी दुल्हन? आप जानते हैं मैंने आधी ज़िंदगी अमेरिका में गुजारी है। वहाँ की सोच अलग है। मैं अपनी पसंद से शादी करूँगा, क्योंकि शादी दो लोगों की ज़िंदगी का मामला है। अभी मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। मुझे मेरी आज़ादी बहुत प्यारी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिकंदर साहब ने ज़रा सख्त लहजे में कहा, ये क्या बात हुई? अमेरिका भेजने का मतलब ये तो नहीं था कि तुम अपनी मर्यादा भूल जाओ और मनमानी करो। मैंने तुम्हें पाला पोसा है, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है। क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर सकूं? आर्यन ने तनकर जवाब दिया, पापा ये मनमानी नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी है, तो फैसला भी मेरा ही होगा। उसके लहजे में अब तलखी आ चुकी थी। आपने मुझे पाला, मैं ज़िंदगी भर आपका एहसानमंद रहूँगा, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला किसी और के हाथ में नहीं दे सकता। स्वीता जी ने बेचैनी से उसकी तरफ देखा, मगर खामोश नहीं। सिकंदर साहब ने गहरी सांस ली और दो टोक लहजे में बोले, आर्यन, जब तुम इस दुनिया में आ रहे थे तो क्या वो तुम्हारा फ़ैसला था? नहीं ना, वो हम दोनों मियाँ बीवी का फ़ैसला था। तो अब तुम्हारी ज़िंदगी का ये बड़ा फ़ैसला भी हम ले लेंगे। हम तुम्हारा रिश्ता पहले ही तय कर चुके हैं और अब हम इस पर कोई बहस नहीं सुनना चाहते। जो फ़ैसला हम ले चुके हैं तुम्हें उसकी मर्यादा रखनी होगी। ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। 30 साल के हो चुके हो, आखिर कब करोगे शादी? तुम्हारी उम्र में तो तुम मेरे हाथों में खेलते थे। आर्यन तड़प कर बोला, पापा ये उम्र कैरियर बनाने की होती है, मैं कैसे समझाऊं आपको? और आखिर कौन सी लड़की आपने मेरे लिए चुनी है? सिकंदर साहब कुछ देर खामोश रहे, फिर उसे देखते हुए बोले, कैरियर बनाने की उम्र 25 से 28 साल के बीच होती है, और ईश्वर का शुक्र अदा करो कि तुम अपना कैरियर बना चुके हो। अब तुम्हें अपना परिवार बनाना चाहिए। और रही लड़की की बात, तो वो हमारे अपने घर की है। मैंने तुम्हारे लिए अनु को चुना है। ये जुमला सुनते ही आर्यन के चेहरे के तासुरात पल भर में बदल गए। वो एक झटके से सीधा होकर बैठा। सॉरी, क्या कहा आपने? उसे एक ज़ोरदार झटका लगा था। सिकंदर साहब ने बिना किसी हिचकिचाहट के दोहराया, मैंने कोई गलत बात नहीं की है। सीधा साफ बताया है कि हमने तुम्हारा वगदान अनु के साथ पक्का कर दिया है। आर्यन ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, जैसे खुद को बिखरने से बचा रहा हो। फिर उसकी आवाज़ बुलंद हुई, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप पापा? आप होश में तो हैं? मैं अनु से शादी नहीं कर सकता। वो मेरे हाथों में खेल कर बड़ी हुई है, मुझसे पूरे 10 साल छोटी है। आपको अंदाज़ा भी है आप क्या बोल रहे हैं? उसके लहजे में गुस्सा साफ झलक रहा था। शारदा जी और स्वीता जी ने एक दूसरे को देखा, मगर खामोश नहीं। सिकंदर साहब का चेहरा मज़ीद सख्त हो गया। मुझे सब अंदाज़ा है, तुम बस ये बात अपने जहन में बिठा लो। आर्यन ने गुस्से में सोफे के बाजू पर हाथ मारा और खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ अब पूरे कमरे में गूंज रही थी। अमेरिका जाने से पहले मैं इस रिश्ते और इस बात को यहीं दफन करके जाऊंगा। मैं अनु से शादी नहीं करूंगा। वो मेरे लिए अभी भी एक बच्ची है। समझ आई आप लोगों को? उसके अल्फाज हतमी थे। कमरे का माहौल बोझल हो गया। स्वीता जी ने उसे रोकने के लिए लब हिलाए, मगर आवाज़ न निकल सकी। आर्यन ने किसी तरफ देखे बगैर तेज़ कदमों से दरवाजे का रुख किया और गुस्से से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के साथ ही कमरे में एक भारी खामोशी फैल गई। नईम साहब ने धीरे से सर झुका लिया, जबकि सिकंदर साहब बददस्तूर तने हुए बैठे थे, मगर उनकी आंखों में अब एक गहरी सोच थी। रात धीरे धीरे पिघलती रही और अगली सुबह का सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ तुलू हुआ। सुबह की रोशनी पर्दों से छनकर कमरे में फैल रही थी। एसी की हल्की गूंज के बीच आर्यन आईने के सामने खड़ा अपने शर्ट के बटन बंद कर रहा था। उसके चेहरे पर थकन और संजीदगी थी, जैसे वो रात भर सोया ना हो। उसने टाई उठाकर गले में डाली और नोट बनाने लगा। उसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाइए, दरवाज़ा खुला है, उसने बिना मुड़े कहा। स्वीता जी अंदर दाखिल हुई। उनके हाथ में नाश्ते की थाली थी, जिसमें पराठा, आमलेट और चाय रखी थी। उन्होंने मेज़ पर थाली रखी और उसकी तरफ देखा। आर्यन की नज़र जैसे ही नाश्ते पर पड़ी, उसने आईने में देखते हुए फ़ौरन मुंह बनाया। अभी कुछ नहीं खाना मुझे,
एक मीटिंग में जाना है। अमेरिका वापसी से पहले यहाँ के सारे बिजनेस काम निपटाना चाहता हूँ। और मम्मी, आपको कितनी बार कहा है कि इतना तेल वाला खाना नहीं खाता, मेरी सेहत पर असर पड़ता है। स्वीता जी उसके करीब आईं और मजबूत लहजे में बोली, माँ के हाथ के खाने से तुम्हारी सेहत खराब होती है और वहाँ उन बददेसियों का खाना खाकर तुम ठीक रहते हो। बहुत खूब, तुम्हें अपनी माँ का ज़रा भी ख्याल नहीं है। मेरे कौन से 10-15 बेटे हैं जो तुम हमेशा मुझे छोड़कर चले जाते हो। तुम्हें पता है, तुम्हारे बिना ये हवेली मुझे काटने को दौड़ती है। एक माँ का जीवन उसकी संतान से पूरा होता है, पर जब औलाद ही पास ना हो तो सोचो माँ पर क्या गुजरती होगी। वो थोड़ी देर रुकी और फिर दो टोक अंदाज में कहा, और एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम अमेरिका तब तक नहीं जाओगे जब तक तुम्हारा विवाह अनु के साथ नहीं हो जाता और तुम उसे अपने साथ नहीं ले जाते। उसके बिना तुम्हें यहाँ से कोई जाने नहीं देगा। तुम्हारे पापा इस मामले में बहुत ज़िद्दी हो चुके हैं। अब तुम उसे अपनी अना का मसला बनाकर बाप बेटे को आमने सामने खड़ा मत करो। आर्यन के हाथ रुक गए। उसने आहिस्ता से अपनी टाई ठीक की और पलट कर उनकी तरफ देखा। क्या ज़रूरत है मेरा रिश्ता उससे जोड़ने की? एक ही बात के पीछे अब सब क्यों पड़ गए हैं? क्या हो गया है आपको मम्मी? उसकी उम्र देखी है, सिर्फ 20 साल, और मैं 30 साल का मर्द हूँ। हमारा मेल कहाँ बैठता है? उसमें अभी बचपना है, वो अपनी ज़िंदगी जिएगी और मैं आधी ज़िंदगी जी चुका हूँ। मुझे अब एक ऐसी जीवन साथी चाहिए जो मैच्योर हो, जिसके नखरे ना उठाने पड़े, हम सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। पर अगर मेरी शादी अनु से हुई तो मैं बस उसे संभालता रहूँगा, उसे मनाता रहूँगा, उसकी ख्वाहिशें पूरी करता रहूँगा। मैं ऐसा नहीं चाहता। उसे भी यहाँ से ले जाऊँगा तो पीछे आप सब अकेले कैसे रहेंगे? और ऐसे कैसे मैं उसे अमेरिका ले जाऊँ? अजीब बातें कर रहे हैं आप लोग। आर्यन के लहजे में झंझलाहट साफ थी। स्वीता जी ने एक कदम आगे बढ़कर नरमी मगर यकीन के साथ कहा, इसी का नाम जिंदगी है आर्यन। अगर तुम अपनी हम उम्र और हम मिजाज लड़की से शादी करोगे तो जल्द बूढ़े हो जाओगे और ज़िंदगी की रौनक ख़त्म हो जाएगी। अगर अपने से कम उम्र लड़की के साथ रहोगे, उसकी देखभाल में मगन रहोगे, तो ख़ुद को हमेशा जवान महसूस करोगे। रही बात उसके वीज़ा और पासपोर्ट की, तो वो सब हमारी जिम्मेदारी है। तुम बस उसे अपने साथ लेकर जाओ। क्या कमी है उसमें? इतनी प्यारी है, हम सबसे कितना प्रेम करती है, मासूम है, कोई जलघट नहीं है इसमें, और रूप ऐसा कि कोई भी देखे तो पलके ना झपकाए। हमारी अनु हर एक की पसंद है, पर अगर वो तुम्हारे लिए चुनी गई है तो तुम्हें इतना एतराज़ क्यों है? आर्यन ने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। 20 साल की लड़की में वैसे भी कोई चालाकी नहीं होती, और जैसी परवरिश हमने उसकी की है होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता। वो होगी सबकी आंखों का तारा, पर मेरी पसंद नहीं है। वो मेरे लिए आज भी वही छोटी सी अनु है जो मेरी उंगली पकड़कर पूरे घर में नाचती फिरती थी, और अब भी वो वही बच्ची है जो कभी बड़ी नहीं हो सकती। उसके अल्फाज दो टोक थे। स्वीता जी के चेहरे पर फिक्र की लकीरें गहरी हो गईं। उन्होंने धीरे से पूछा, तो क्या चाहते हो तुम? वो किसी गलत हाथ में चली जाए? इस ख़ानदान की लाडली है वो। मैं चाहती हूँ वो किसी ऐसे इंसान के पास जाए जो उसे सदा सुखी रख सके, और तुमसे बेहतर उसे कोई नहीं जानता। तुम दोनों एक परफेक्ट जोड़ी हो। अपनी माँ की खातिर मान जाओ। उनकी आवाज़ में ममता की इल्तिजा भी थी और एक तरह का दबाव भी। आर्यन ने गहरी सांस ली, अपना कोट उठाकर कंधे पर डाला और बोला, आप मुझे मजबूर नहीं कर सकती मम्मी। मैं मजबूर नहीं कर रही, सिर्फ समझा रही हूँ। स्वीता जी ने फ़ौरन जवाब दिया। कमरे में चंद लम्हों के लिए भारी खामोशी छा गई। आर्यन ने एक नज़र मेज़ पर रखे नाश्ते पर डाली, फिर बिना कुछ कहे तेज़ी से बाहर निकल गया। स्वीता जी उसे पुकारती रह गईं, कुछ खाकर तो जाओ, मगर उसने जैसे सुना ही नहीं। उसके जाते ही कमरा खाली खाली सा हो गया। चाय की भाप ख़त्म हो चुकी थी और कमरे की खामोशी पहले से ज़्यादा गहरी महसूस होने लगी। शाम की मध्यम रोशनी धीरे धीरे अंधेरे में बदल रही थी। आसमान पर नारंगी और जामुनी रंग खिल रहे थे। आर्यन थके हुए कदमों के साथ हवेली में दाखिल हुआ। दिन भर की भाग दौड़ और जहनी तनाव उसके चेहरे से अयां था। उसने कोट उतार कर एक तरफ रखा, पर दिल को चैन नहीं था। न चाहते हुए भी उसके कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। वही सीढ़ियाँ जहाँ से बचपन में वो भागता हुआ छत पर जाया करता था। आज वो खेलने नहीं, थोड़ी शांति ढूंढने आया था।
जेब से सिगरेट का पैकेट निकालते हुए वो ऊपर पहुंचा, मगर जैसे ही छत पर कदम रखा उसकी नज़रें सामने जमकर रह गईं। अनु चंद कदम के फासले पर खड़ी थी। हल्की हवा में उसके खुले बाल पीछे की तरफ उड़ रहे थे और वो उन्हें दोनों हाथों से सिखाने में मगन थी। उसने एक ढीली सी शर्ट कुर्ती पहन रखी थी जिसका गला मामूल से कुछ ज़्यादा ही गहरा था। आर्यन उसे देखकर एक पल को साकित रह गया, फिर फौरन नज़रें झुका ली। उसके चेहरे पर गुस्सा और सख्ती एक साथ उभरी। अनु जो अपनी ही धुन में थी, आहट पाकर पलटी। सामने आर्यन को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने फौरन पास रखा हुआ दुपट्टा उठाया और घबराहट में गले में डाल लिया। आर्यन ने उसे चंद लम्हे खामोशी से देखा, फिर गरजदार लहजे में बोला, तुम अब भी बच्ची हो क्या? अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम में? तुम 20 साल की जवान लड़की हो चुकी हो, पर तुम्हें दुपट्टे की मर्यादा का ज़रा भी एहसास नहीं है। और ये किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं तुमने? अनु ने फौरन सर उठाया। उसकी आंखों में गुस्सा चमका। आप मेरे कपड़ों के बारे में इस तरह नहीं बोल सकते आर्यन भैया। आर्यन की आंखों में एकदम सख्ती आ गई। वो एक कदम आगे बढ़ा और दबी हुई मगर ख़तरनाक आवाज़ में बोला, एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाऊंगा अगर मुझसे ज़ुबान दराजी की तो। बड़ा हूँ तुमसे मैं, समझी? उसकी आवाज़ की काट ने फ़िज़ा को बोझल कर दिया। अनु का हौसला जैसे एक पल में टूट गया। उसने फ़ौरन नज़रें झुका ली और उसके हाथ दुपट्टे के कोने को मजबूती से भींच गए। आर्यन ने गहरी सांस ली, मगर उसकी तपिश कम नहीं हुई थी। और इस वक्त यहाँ अकेली छत पर क्या कर रही हो? ये कोई वक्त है ऊपर आने का? अनु ने आहिस्ता मगर साफ लहजे में जवाब दिया। तो कौन सी अभी रात हो गई है? शाम ही तो हो रही है। और हवेली की दीवारें इतनी ऊंची हैं, मैं किसी को नज़र थोड़ी आऊँगी। आर्यन ने फ़ौरन बात काटी। ऊपर बलाएं भी होती हैं और बाल खोलकर तुम यहाँ खड़ी हो। तुम्हें पता नहीं तुम्हें कितनी जल्दी नज़र लगती है। अनु ने एक लम्हे के लिए उसे देखा। उसकी आंखों में अब हैरत भी थी। कभी कभी तो मैं हैरान होती हूँ आर्यन भैया, अमेरिका में रहने के बावजूद आपकी सोच अब भी वही पुरानी और पसमानदा है। आप कब से इतने तंग जहन हो गए हैं? वहाँ तो इतना खुला माहौल है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आर्यन का चेहरा गुस्से से तप उठा। उसने गरज कर कहा, तुम खुद नीचे जा रही हो या मैं तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगाऊं? उसकी आवाज़ में ऐसा हुक्म था जिसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। अनु एक लम्हे को साकित खड़ी रही, फिर फौरन पलटी और तेज़ कदमों से सीढ़ियों की तरफ भाग गई। उसके पैरों की आवाज़ नीचे उतरते हुए दूर होती गई। छत पर अब सिर्फ हवा की सरसराहट थी। आर्यन वहीं खड़ा चंद लम्हे खाली जगह को देखता रहा, फिर जेब से सिगरेट निकाली, लाइटर जलाया और एक लंबा कश लिया। धुआं आहिस्ता से फिजा में फैल गया। उसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली, जैसे अपने अंदर के तूफान को थामने की कोशिश कर रहा हो, मगर माथे की शिकनें अब भी बरकरार थीं। रात की खामोशी कमरे में फैली हुई थी। मध्यम रोशनी में अनु अपने बेड पर लैपटॉप खोले बैठी थी। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो कभी कीबोर्ड पर उंगलियां चलाती और कभी रुककर कुछ सोचती। अचानक दरवाज़ा खुला। उसने नज़र उठाई तो स्वीता जी बड़ी माँ को अंदर आते देखा। उन्हें देखते ही उसने फ़ौरन लैपटॉप बंद कर दिया, जैसे उसे पहले से अंदाज़ा हो कि अब डांट पड़ेगी। वो सीधी होकर बैठ गई, मगर उसे हैरत तब हुई जब स्वीता जी बिना कुछ कहे खामोशी से उसके पास बेड पर बैठ गईं। उनके चेहरे पर न गुस्सा था न सख्ती, बस एक संजीदगी थी। अनु ने चंद लम्हे उन्हें देखा, फिर जल्दी से बोली, आप मेरे पास आकर क्यों बैठी हैं? यकीनन आप मुझे ये समझाने आई हैं कि मैं इस महीने शॉपिंग ना करूं? तो मम्मी मैं बता देती हूँ कि इस बार मैं पूरे 3 सूट लूँगी और मुझे कोई नहीं रोकेगा। स्वीता जी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। अरे मेरी बात तो सुनो, हर वक्त घोड़े पर सवार रहती हो, कब जाएगा तुम्हारा ये बचपना? अनु ने फ़ौरन जवाब दिया, जब मैं मर जाऊंगी तब जाएगा। उसकी बात पर स्वीता जी ने भूमे सुखेड़े। हमेशा तुम्हें उल्टी सीधी बातें करनी होती हैं। उन्होंने ज़रा गंभीर होकर कहा, घर में तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है और तुम बड़ी होने का नाम ही नहीं ले रही हो। अनु का चेहरा एक लम्हे को फक हो गया। उसने फ़ौरन पूछा, मेरे रिश्ते की बात? किसके साथ? स्वीता जी चंद लम्हे खामोश रहीं, जैसे अल्फाज तोल रही हूँ, फिर आहिस्ता से बोली, आर्यन के साथ। अनु जैसे पत्थर की हो गई। उसकी आंखें फैल गईं। स्वीता जी बोलती रहीं, उसमें कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है,
निकाह के बाद तुम उसके साथ अमेरिका चली जाना, वहाँ तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो। वो मज़ीद कुछ कहने वाली थी कि अनु ने फ़ौरन बात काट दी। उसकी आवाज़ में हैरत और गुस्सा दोनों थे। आपका दिमाग ठीक है? आप बोल क्या रही हैं? मैं और आर्यन भैया? सोचा भी कैसे आपने? मेरी और उनकी एक मिनट नहीं बनती और आप मेरी शादी उनके साथ करने का सोच रही हैं? ये बात आप अपने जहन से निकाल दें मम्मी। उसके अल्फाज तेज़ और वाजे थे। श्वेता जी के चेहरे पर संजीदगी गहरी हो गई। मैं क्यों निकालूं? क्या कमी है आर्यन में? अनु ने फ़ौरन जवाब दिया। कमी तो कबीर में भी नहीं है। उसे क्यों नहीं देखा आपने? वो मेरी उम्र का है और अभी पढ़ रहा है। उसके लहजे में दलील भी थी और ज़िद भी। श्वेता जी ने सख्ती से कहा, चुप हो जाओ तुम। आर्यन ही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। उन्होंने दो टोक अंदाज में फ़ैसला सुना दिया। अनु ने मुंह बसोरा और नज़रें दूसरी तरफ कर ली। उसके चेहरे पर खिफगी साफ थी। वो खामोश तो हो गई, मगर उसके अंदर की बेचैनी उसकी उंगलियों की हरकत से जाहिर हो रही थी, जो बेदहानी में चादर के कोने से खेल रही थी। श्वेता जी ने उसे चंद लम्हे देखा, फिर एक लंबी सांस ली जैसे कुछ कहना चाहती हों, मगर खुद को रोक कर वहाँ से उठ गईं। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। दरवाजे के बाहर हल्की सी आहट हुई, मगर अंदर किसी ने ध्यान न दिया। अनु को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि उसकी कही हुई बातें कोई बाहर खड़ा सुन चुका है और वो शख्स खामोशी से वहीं से पलट गया है। कमरे के अंदर सिर्फ सन्नाटा रह गया था और दोनों के दरमियान एक अनकही कश्मकश वाज़ेह हो चुकी थी। रात कतरा कतरा करके पिघलती रही। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब के साथ तलू हुआ। सुबह की हल्की रोशनी डाइनिंग एरिया में फैल रही थी। मेज़ पर नाश्ते की प्लेटें सजी थीं। चाय और पराठों की खुशबू फिज़ा में घुली हुई थी। सब अपने अपने अंदाज में बैठे थे, मगर माहौल में एक गैर महसूस संजीदगी थी। सिकंदर साहब अखबार एक तरफ रख कर बैठे थे। श्वेता जी सबको नाश्ता सर्व कर रही थीं। शारदा जी खामोशी से चाय का कप हिला रही थीं और नईम साहब कुर्सी पर सीधे होकर बैठे थे। अनु नज़रें झुकाए प्लेट में चम्मच घुमा रही थी और आर्यन खामोशी से सबके दरमियान बैठा था। उसका चेहरा मामूल से ज़्यादा गंभीर था। उसकी आंखों में जैसे रात की कोई बात अभी तक चुभ रही थी। चंद लम्हे खामोशी रही, सिर्फ चमचों की हल्की आवाज़ें सुनाई देती रही थीं। फिर आर्यन ने आहिस्ता से सर उठाया और सीधा सिकंदर साहब की तरफ देखते हुए बोले, मैंने आपके इस प्रपोज़ल के बारे में बहुत सोचा है। उसकी आवाज़ की संजीदगी ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। श्वेता जी के हाथ रुक गए। शारदा जी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और अनु के हाथ भी एक लम्हे को थम गए। आर्यन ने बात जारी रखी, मम्मी की बातें भी मुझे अच्छे तरीके से समझ आ गई हैं। अनु हमारे घर की बेटी है। वो किसी गलत हाथ में जाएगी, मुझसे क्या किसी से भी बर्दाश्त नहीं होगा। बेहतर यही है कि उसे महफूज हाथों में रखा जाए और वो हम सबके दरमियान ही रहे। उसके अल्फाज धीमे मगर वाजे थे। सिकंदर साहब के चेहरे पर उम्मीद की किरण जागने लगी। आर्यन ने एक लम्हे का तवक्कुफ किया और फिर दो टोक कहा, इसीलिए मैंने फ़ैसला किया है कि मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। यह सुनते ही श्वेता जी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। शारदा जी ने इत्मीनान की सांस ली। सिकंदर साहब फ़ौरन जोश में बोल उठे, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है आर्यन। मैं बता नहीं सकता तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। उनकी आवाज़ में वाज़े मुसर्रत थी। आर्यन ने फ़ौरन बात काटते हुए सर्द लहजे में कहा, पापा पहले मेरी शर्त सुन लें। सिकंदर साहब ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ बताओ। आर्यन ने तन कर कहा, ये विवाह इसी हफ्ते होगा, क्योंकि शायद मैं अगले हफ्ते ही अमेरिका वापस चला जाऊं तो मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर जाऊंगा और मुझे नहीं लगता आप में से किसी को इस बात पर एतराज़ होगा। उसकी बात सुनकर श्वेता जी ने हल्की सी परेशानी के साथ कहा, लेकिन बेटा शादी की कुछ तैयारियां होती हैं, रस्में होती हैं, क्या आप शादी इतनी सादगी से करेंगे? आर्यन ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, इसने कौन सा किसी दूसरे घर ब्याह कर जाना है जो मुझे जहेज़ चाहिए या हमें तोहफे तोहफ़ तैयार करने पड़ेंगे। वो बस एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाएगी और मेरा नहीं ख्याल कि किसी को इस बात पर एतराज़ होना चाहिए। उसके लहजे में हतमी फ़ैसला था। सिकंदर साहब ने एक नज़र सब पर डाली और मजबूती से कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, जैसा तुम कहोगे वैसे ही होगा। शारदा जी ने भी सर हिलाकर तायद की। उस सब के दौरान अनु खामोश बैठी थी। उसकी नज़रें अभी अभी झुकी हुई थीं, मगर उसकी आंखें झलकने को तैयार थीं। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो चाहती थी कि
उसी लम्हे सबके सामने साफ इनकार कर दे, कह दे कि वो ये रिश्ता नहीं चाहती, उसे आर्यन से डर लगता है। मगर उसके होंठ जैसे सी दिए गए थे। उसने एक लम्हे के लिए नज़र उठाकर सबको देखा। सबके चेहरों पर इत्मीनान था, जैसे सब कुछ तय हो चुका हो। उसके अंदर की आवाज़ बाहर ना आ सकी। उसने दोबारा नज़रें झुका लीं। उसकी उंगलियां बेख्तियार एक दूसरे में उलझ गई थीं। उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला चंद लम्हों में तय हो चुका था। रात का सन्नाटा आंगन में पूरी तरह फैला हुआ था। हल्की ठंडी हवा घास को छूकर गुजर रही थी और ऊपर आसमान पर चांद अपनी मध्यम रोशनी बिखेर रहा था। अनु और कबीर आंगन के कोने में घास पर साथ साथ बैठे थे। दोनों की नज़रें ऊपर चांद पर थीं, मगर दोनों के जहन कहीं और उलझे हुए थे। कबीर ने एक नज़र अनु के चेहरे पर डाली, जहां उदासी और खामोशी साफ झलक रही थी। कबीर ने आहिस्ता से कहा, अनु, तुमने इतनी जल्दबाजी में रिश्ता क्यों मंजूर कर लिया? तुम्हें अमेरिका जाने की क्या ज़रूरत है? उसकी आवाज़ में उलझन भी थी और हल्की सी शिकायत भी। अनु ने गहरी सांस ली और नज़रें चांद से हटाकर सामने घास पर जमा दी। आर्यन भैया बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, हर वक्त गुस्सा करते हैं। मैं उनके लिए अपने दिल में कभी प्रेम ला ही नहीं सकती। उसके अल्फाज धीमे थे मगर साफ थे। कबीर ने फ़ौरन सर हिलाया। ऐसी बातें मत करो, वो बहुत अच्छे हैं। तुम जानती हो वो इतने अमीर हैं कि तुम्हें दुनिया की हर खुशी देंगे। बेशक हर चीज़ पैसा नहीं होती, लेकिन उनके पास इतना दिमाग है, इतनी सेंस है कि तुम्हारी नस्लें भी चैन से रहेंगी। उसने बात ख़त्म करते हुए अनु के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। मुझ पर भरोसा रखो। तुम इस बात को इतना सर पर सवार मत करो और अपनी शादी की खुशी मनाओ। अनु ने उसकी तरफ देखा मगर कुछ ना बोली। उसकी आंखों में अब भी वही बेयकीनी थी। कबीर कुछ और कहने ही वाला था कि अचानक उनके पीछे से एक भारी आवाज़ गूंजी। क्या हो रहा है यहाँ? दोनों एकदम चौंक कर मुड़े। कबीर ने फ़ौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। आर्यन चंद कदम के फासले पर खड़ा था। उसके चेहरे पर सख्ती और आंखों में नागवारी वाज़े थी। उसकी नज़र सीधी दोनों पर टिकी हुई थी। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम दोनों एक ही उम्र के हो, इस तरह इतने नज़दीक बैठना ठीक नहीं है। उसके लहजे में सवाल कम और चेतावनी ज़्यादा थी। कबीर फ़ौरन खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट आ गई। आर्यन भैया सॉरी, मैं तो बस घर जा रहा था। मम्मी का ड्रेस बड़ी माँ को देने आया था, तो सोचा थोड़ी देर उससे भी बातें कर लूँ। वो एक लम्हा रुका, फिर एक फीकी मुस्कुराहट के साथ बोला, और आप दोनों को ये रिश्ता बहुत मुबारक हो। मैं दिल से आप दोनों के लिए खुश हूँ। उसके अल्फाज सीधे थे मगर उनके पीछे छुपी हल्की सी उदासी महसूस हो रही थी। आर्यन ने उसे खामोशी से देखा मगर कुछ नहीं कहा। कबीर ने माहौल की बोझलपन को महसूस करते हुए आहिस्ता से कहा, शब खैर, खुदा हाफिज़, और पलट कर तेज़ कदमों से गेट की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही आंगन में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अनु वहीं बैठी रही मगर उसके चेहरे पर नाराज़गी अब वाज़े थी। उसने आहिस्ता से सर उठाया और आर्यन की तरफ देखा। उसकी नज़र में गुस्सा और एहतजाज दोनों थे। उसने बिना कुछ कहे उसे एक तीखी निगाह से देखा, जैसे दिल की सारी कड़वाहट आंखों में ले आई हो। फिर फ़ौरन खड़ी हुई और तेज़ी से हवेली के अंदर भाग गई। आर्यन वहीं खड़ा रहा। उसकी नज़र उसकी जाती हुई पुश्त पर टिकी रही। आर्यन बचपन से ही अनु को लेकर बहुत पॉजेसिव रहा था। किसी का उसके करीब आना भी उसे गवारा नहीं था। कबीर की पैदाइश पर वो बिल्कुल खुश नहीं हुआ था, सिर्फ ये सोचकर कि वो अनु के साथ खेलेगा, और उसी बात ने कई बार कबीर को उसका रकीब महसूस करवाया था। और आज जब वो उसकी होने वाली थी तो उसका करीब बैठना भी उसे अंदर ही अंदर चुभ रहा था। 2 दिन गुजर चुके थे मगर घर की रौनकें जैसे अनु के कमरे की दहलीज पर आकर दम तोड़ देती थीं। बाहर शादी की तैयारियों का शोर था, पर उसने खुद को सबसे काट लिया था। वो अपने बेड के किनारे बैठी खामोशी से दीवार को तक रही थी। ना वो किसी से बात कर रही थी, न किसी काम में दिल लगा रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने चौंक कर देखा मगर कुछ बोलने से पहले ही आर्यन अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही वो घबराकर खड़ी हो गई। कमरे की फ़िज़ा एकदम भारी हो गई। आर्यन ने अंदर आकर दरवाज़ा बंद किया और सीधा उसकी आंखों में झांकने लगा। तुम कबीर को पसंद करती हो? सच बोलना, झूठ नहीं। उसका सवाल इतना अचानक था कि अनु गड़बड़ा गई। तुम्हारे दिल में क्या है सिर्फ वो बताओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूँगा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी संजीदगी थी। अनु ने मुश्किल से खुद को संभाला और नज़रें झुका लीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसे पसंद नहीं करती।
बस वो मुझे अच्छा लगता था, उसने आहिस्ता से कहा। फिर फ़ौरन नज़र उठाकर बोली, और मुझे पता है यकीनन आपने कल रात हम दोनों की बातें सुनी हैं। आर्यान ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया, मैंने सिर्फ कबीर की बातें सुनी थी, जो वो तुम्हारे सामने मेरी तारीफ़ कर रहा था। मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, इसीलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। मुझे लगा कि शायद तुम उसे पसंद करती हो। अनु ने फ़ौरन सर हिलाया। मैं किसी को भी पसंद नहीं करती, मैं अभी विवाह ही नहीं करना चाहती, पर घर वाले मेरी बात नहीं सुन रहे और आपने भी सबको हाँ कह दिया है। अगर आपको मेरी इतनी ही चिंता है तो आप ही इनकार कर दें। उसके अल्फाज में बेबसी साफ थी। कमरे में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। आर्यन ने उसे गौर से देखा, फिर आहिस्ता मगर दो टोक अंदाज में बोला, शादी से इनकार नहीं होगा। आर्यन की आवाज़ में ऐसी कठोरता थी कि अनु के दिल को एक धक्का सा लगा। वो मज़ीद बोला, अगर तुमने मुझसे शादी करने से इनकार किया तो मैं तुम्हें इसी हफ्ते तुम्हारा रिश्ता ज़बरदस्ती कबीर से करवा दूँगा। तो बेहतर यही है कि जो हो रहा है उसे होने दो। इसी बहाने तुम अमेरिका चली जाओगी। अपने अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचो, वहाँ रहकर तुम अपनी डिग्री पूरी कर सकती हो। उसके अल्फाज सीधे थे, मगर उनमें एक अनदेखा दबाव था। अनु ने कुछ लम्हे खामोश रहकर उसे देखा। उसकी आंखों में उलझन और डर दोनों थे। क्या आप मेरा साथ देंगे? और अगर आप वहाँ जाकर मुकर गए कि नहीं तुम नहीं पढ़ सकती? उसकी आवाज़ धीमी थी मगर सवाल वाज़े था। आर्यन ने बिना रुके जवाब दिया, इस बात से तुम बेफिक्र रहो, ऐसा कभी नहीं होगा। उसके लहजे में एक पुख्ता यकीन था। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। अनु ने नज़रें झुका ली। उसके पास कहने को अब कुछ नहीं था। वो वहीं साकित खड़ी रही, जबकि आर्यन चंद लम्हे उसे देखता रहा। कमरे की फ़िज़ा में एक अनकहा फ़ैसला मुअल्लक़ था, जिसने दोनों को अपनी अपनी जगह खामोश कर दिया था। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया और आज विवाह का दिन सर पर आ पहुंचा था। पूरी हवेली रोशनियों से जगमगा रही थी। हर कमरा मेहमानों की चहल पहल से गूंज रहा था। खुशियों की बातें हर तरफ फैली हुई थीं, मगर दुल्हन बनी अनु अपने कमरे में उदासी के सागर में डूबी हुई थी। वो उस शादी के लिए मन से तैयार नहीं थी। बस ख़ानदान की मर्यादा और अपनों की ज़िद उसे सर झुकाने पर मजबूर कर रही थी। उसका दिल बहुत बोझल था। वो अपने ही ख्यालों में खोई थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। उसके वालिद नईम साहब, पंडित जी और घर के बुज़ुर्ग मर्द अंदर आए। स्वीता जी और शारदा जी भी उसके दाएं बाएं आ खड़ी हुईं। फ़िज़ा में एक बोझल संजीदगी छाई हुई थी। अनु की आंखों में आंसू थे और हाथों में हल्की सी कपकपाहट। पंडित जी ने नईम साहब की तरफ देखकर पूछा, आप कन्या के पिता हैं? नईम साहब ने सर हिलाया। जी। पंडित जी ने फिर पूछा, आपकी इजाज़त है तो मैं निकाह की रस्म शुरू करूं? नईम साहब ने बोझल दिल के साथ कहा, जी इजाज़त है। पंडित जी ने अनु की तरफ देखा। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे, पर वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। पंडित जी ने संजीदगी से कहा, अनुष्का अहमद वल्द नईम अहमद, आपका विवाह आर्यान अहमद वल्द सिकंदर अहमद से तय किया गया है। क्या आपको ये रिश्ता कबूल है? अनु की आंखों से एक आंसू टपका। उसने लरजती आवाज़ में मगर ज़ब्त के साथ कहा, कबूल है। पंडित जी ने दोबारा पूछा, क्या आपको ये रिश्ता कबूल है? उसने दोबारा रोते हुए जवाब दिया, कबूल है। और फिर तीसरी बार भी वो सिसकते हुए बोली, कबूल है। हर बार उसके गालों पर आंसू बहते जा रहे थे और दिल में एक अजीब सी वीरानी उतर रही थी। नुसरत बेगम और शाहीन बेगम ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा। फिर सब आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर निकल गए। बाहर हॉल में दुल्हा बने आर्यान सबके बीच बैठा था। उसके चेहरे पर वही पुरानी संजीदगी थी, मगर सीने के अंदर दिल की धड़कन तेज़ थी। बाहर की रौनक और अंदर का सुकून एक साथ चल रहे थे। उसकी माँ और ताई जी उसके पास आकर खड़ी हो गईं। हर नज़र में फ़ख्र झलक रहा था। पंडित जी ने सिकंदर साहब से इजाज़त तलब की। सिकंदर साहब ने संजीदगी से सर हिलाया। पंडित जी ने आर्यान की तरफ देखकर पूछा, आर्यान अहमद, क्या आप इस रिश्ते के लिए राज़ी हैं? आर्यान ने एक गहरा सांस लिया और फिर साफ और पुख्ता आवाज़ में जवाब दिया, जी मैं राज़ी हूँ। पंडित जी ने यही सवाल 2 बार और दोहराया और आर्यन ने हर बार संजीदगी से अपनी रजामंदी दी। फिर निकाहनामे पर दस्तखत किए गए। कमरे में एक अजीब सा सुकून छा गया था। मेहमान खामोशी से ये मंजर देख रहे थे। निकाह के बाद अनु को आर्यन के कमरे में पहुंचा दिया गया था। वो सर झुकाए सजी हुई सेज पर बैठी थी। उसका दिल किसी नौबत की तरह धड़क रहा था और हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। कमरे की खामोशी में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी
कि अचानक दरवाज़ा खुला। वो चौंक कर अपने लहंगे के किनारों को पकड़कर सिमट गई। आर्यन अंदर दाखिल हुआ। उसके कदमों की चाप करीब आती गई और वो उसके पास बैठ गया। कमरे में अचानक एक दबाव और संजीदगी छा गई थी। दोनों के बीच कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर आर्यन ने धीरे से हाथ बढ़ाया और उसका घूंघट उलट दिया। उसने अनु के लरसते हुए हाथ अपने हाथों में लिए और नरमी से बोला, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं और इतना घबरा क्यों रही हो भाई? रिलैक्स हो जाओ, पानी पियो। अनु ने कांपते हुए कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। उसके लहजे में हल्की सी थरथराहट अब भी बाकी थी। आर्यन ने उसे गौर से देखा और नरमी से बोला, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। ये शादी मैंने बड़ों की मर्ज़ी से की है, लेकिन तुम मेरे दिल में बहुत ऊंचा मकाम रखती हो। आज की रात मैं तुमसे ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जो तुम्हें तकलीफ़ दे, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर अब भी तुम्हारे दिल में कबीर के लिए कोई भाव है तो उन्हें निकाल दो। मुझे वो लड़का पसंद नहीं है। अनु ने फ़ौरन सर हिलाकर यकीन दिलाया, मेरे दिल में कबीर को लेकर कोई जज्बात नहीं है। वो बस गुस्सा नहीं करता था इसलिए अच्छा लगता था, पर अब वो अच्छा नहीं लगता। अब आप मेरे पति हैं, आप ही मुझे अच्छे लगेंगे। आर्यन ने मुस्कुराकर छेड़ा, मक्खन लगाने के लिए ऐसी बात कह रही हो? अनु ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं सच्चे मन से कह रही हूँ। आर्यन ने सर हिलाकर आहिस्ता से पूछा, अच्छा ये बताओ, आज की रात मुझे मेरा हक दोगी? अनु की नज़रों में घबराहट थी। वो ज़मीन की तरफ देख रही थी, फिर धीरे से बोली, माँ कहती हैं कि अगर पति करीब आए और पत्नी मना कर दे तो पाप लगता है। मैं राज़ी हूँ, मेरी तरफ से कोई इनकार नहीं है। आर्यन ने एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ कहा, तो मैं कौन सा इनकार कर रहा हूँ, इजाज़त देने के लिए शुक्रिया। उसने धीरे से कमरे की लाइट बंद कर दी। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। सिर्फ खिड़की से आती चांद की हल्की रोशनी में दोनों के साए एक दूसरे के करीब थे। दिल की धड़कनें और खामोशी के लम्हे उस कमरे में गहराई से महसूस हो रहे थे। अनु की छोटी छोटी सांसों और हाथों की लर्जिश में एक अजीब सी घबराहट और अपनायत का मिलाप था। आर्यन ने बेहद आराम से उसे अपनी बाहों में भर लिया और धीरे धीरे उनके दरमियान के तमाम पर्दे गिरने लगे। रात कतरा कतरा करके पिघलती रही। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण पर अनु की आंख खुली तो कमरे में आर्यन मौजूद नहीं था। वक़्त बीतता गया। दोपहर हो गई पर वो अब तक नहीं आया था। अनु परेशान सी खिड़की के पास बैठी थी और दिल बेहद बेचैन था। इसने इरादा किया कि कमरे से बाहर निकले कि अचानक दरवाज़ा खुला और आर्यन अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर अनु फ़ौरन खड़ी हो गई। अभी वो कुछ पूछने ही वाली थी कि आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, 2 दिन बाद हमारी अमेरिका की फ़्लाइट है, तुम तैयार हो मेरे साथ चलने के लिए? अनु ने हैरत से पूछा, कागजी कार्रवाई इतनी जल्दी पूरी हो गई? आर्यन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, तुम्हारा वीज़ा और पासपोर्ट घर वाले पहले ही बनवा चुके थे। तुम स्टूडेंट वीज़ा पर जा रही हो। अच्छा ये बताओ कि अब भी दिल में कोई डर है? अनु ने नज़रें नीची करके कहा, आप वहाँ ले जाकर मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे, मुझे अपनी मर्ज़ी नहीं करने देंगे ना? आर्यन ने उसे संजीदगी से देखा और बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं तुम्हें एक सच बताऊं? अनु ने कांपते हुए पूछा, क्या? आर्यन चंद लम्हे खामोश रहा, फिर कहा, मुझे शुरू से ही तुमसे दिली लगाव रहा है। तुम पर हक जताना, तुमसे मोहब्बत करना मेरे लिए सबसे पहले है। तुम्हें पता है, तुम जब भी कबीर के साथ खेलती थी मेरे तन बदन में आग लग जाती थी। इसीलिए मैं तुम पर गुस्सा करता था। जब तुम दुपट्टे का ध्यान नहीं रखती थी तो मुझे जलन होती थी कि कोई और तुम्हारा रूप क्यों देखे, इसीलिए मैं डांट देता था। पर अब तो तुम मेरी हो, मैं तुम पर पूरा हक जता सकता हूँ। तुम क्या पहनोगी ये मैं तय करूँगा, इसलिए अब डांटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं अब सिर्फ तुम्हें प्यार करूँगा। ये कहकर उसने अनु की कमर के गिर्द बाजू फैला दिए। अनु ने घबरा कर सर हिलाया। वादा करें, अमेरिका जाकर बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे। आर्यन ने हंसते हुए कहा, वादा नहीं कर रहा, पर यकीन रखो गुस्सा नहीं करूँगा अगर तुम कोई गलती नहीं करोगी। गुस्सा इंसान की फितरत है, पर मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा और तुम्हें बहुत नाजों से रखूँगा। अनु ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, और मुझे घुमाने भी लेकर जाया करेंगे? आर्यन ने सर हिलाकर कहा, बिल्कुल। तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी मैं तुम्हें गोद में उठाकर घुमाता था। अब पत्नी बन गई हो तो अब भी उठा सकता हूँ। अनु बेख्तियार हंसते उसके गले लग गई। आर्यन ने भी उसे प्यार से अपनी बाहों में समेट लिया। कमरे में खुशियों और सुकून की एक महक फैल गई थी। बाहर की धूप मध्यम हो रही थी, पर कमरे के अंदर मोहब्बत, कुर्बत और एतमाद की तपिश वाज़े थी। अनु का दिल अब भी धड़क रहा था, मगर अब डर कम और सुकून ज़्यादा था।
आज की इस दोपहर ने उनकी ज़िंदगी को एक खूबसूरत इंजाम और एक नई उम्मीद भरी आगाज़ दे दिया था और हर एहसास सच्चा था, हर लम्हा मोहब्बत से भरपूर था।